बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। घर में चारों तरफ शोर मचा हुआ था। हर कोई अपनी तैयारी में लगा हुआ था। आज आनंद की बहन नंदनी की विदाई थी। सभी कजन्स जमा थे। आनंद, सुनील, मधु और साक्षी की गहरी दोस्ती थी। इस शादी को सबने खूब एंजॉय किया और अब विदाई की घड़ी आन पहुंची थी। आनंद अपनी बहन को बहुत चाहता था। उसका दिल बड़ा ही उदास था कि उसकी गुड़िया उससे दूर हो रही है। नंदनी तो विदा होके अपने घर चली गई, मगर अपने घर में सन्नाटा कर गई। काफी दिन गुजर चुके थे मगर आनंद अभी तक अपने रूटीन में वापस ना आया था। इस वक्त भी वो बिस्तर पे पड़ा करवटें ले रहा था। उसका मोबाइल फोन बजा। स्क्रीन पे साक्षी का नंबर नजर आया। हाँ साक्षी, क्यों जनाब की थकन नहीं उतरी अभी तक? आनंद काहली की भी खत होती है। शादी खत्म हुए दिनों गुजर गए और तुम्हारा आराम अभी तक खत्म नहीं हो रहा। तुम्हें तो अरे यार, वो तो मैं बस सब पता है मुझे। साक्षी नॉन स्टॉप बोली जा रही थी और आनंद की पूरी बात भी नहीं सुन रही थी। सुनील की तरफ चक्कर लगाओ, हम सब वहीं आते हैं, और राबिता मुनक़ते कर दिया। आनंद ने मुस्कुरा के एक लंबी सांस ली और नहाने के लिए बाथरूम में घुस गया। कहाँ थे इतने दिनों से? सुनील ने आनंद की पीठ पे हाथ मार के कहा। बस यार, मैं अपनी गुड़िया के जाने से बहुत डाउन हो गया हूँ। आनंद ने जज्बाती होके कहा। नहीं आनंद, ऐसा नहीं कहते, ये तो नियम है, हर लड़की को जाना होता है तो बता क्या खाएगा? सुनील ने पूछा। क्यों भाई, हम क्या सौतेले हैं जो सिर्फ ये खाएगा? हम भी खाएंगे। साक्षी और मधु ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। अच्छा तो तुम हो? अरे कुछ दिन पहले तो तुम काफी स्मार्ट थी, अब इतनी मोटी, कम खाया करो। आनंद ने सुनील को आंख मारते हुए कहा। वेरी फनी, लगता है चश्मे की जरूरत है तुम्हें, साक्षी ने तुरंत जवाब दिया। अरे बालको, शांति से काम लो, लड़ाई करना घोर पाप है। मधु ने दाया हाथ उठा के कहा। लो, पंडित जी भी बोले और सब बेहसाता हंसने लगे। आनंद अब फ्रेश लग रहा था। यार कहीं का प्रोग्राम बनाए, सुनील ने आइडिया दिया। व्हाई नॉट, मधु जल्दी से बोली। पर कहाँ? आनंद ने सैंडविच मुंह में रखते हुए पूछा। यार डैड का जो फार्म हाउस है ना, वहाँ चलते हैं। बीच भी करीब है और अगर मजा ना आया तो वहाँ से कहीं और निकल जाएंगे। क्यों? सुनील बोला। ओके डन, सबने कहा और दूसरे दिन का प्रोग्राम बन गया। चारों जब फार्म हाउस पहुंचे तो थकन से चूर हो रहे थे। सुनील ने पहले ही मुलाजमों को इन्फॉर्म कर दिया था। सब सीधे अपने अपने रूम्स में जाके बिस्तर पे ढेर हो गए। उनमें सबसे पहले साक्षी की आंख खुली। दिन के 2 बज रहे थे। उसने मधु को कॉल की और नहाने चली गई। आहिस्ता आहिस्ता सब उठ के डाइनिंग टेबल पे जमा हो गए। वहाँ उन सब ने गरम गरम आलू के पराठों से पेट पूजा की और वापस एक दूसरे के साथ मजाक करने लगे। फिर वो लोग बीच की तरफ निकल आए। 2-4 दिन तक उन्होंने एंजॉय किया मगर फिर एक ही रूटीन से बोर होने लगे। यार कहीं और चलते हैं, कुछ एडवेंचर हो जाएगा, आनंद ने सुनील से कहा। ओके बॉस, सुनील ने सीने पे हाथ रख के कहा। फिर उन्होंने जीप मंगवाई और जरूरत की चीजें रखने लगे। जीप चले जा रही थी मगर वो कहीं नहीं रुक रही थी। अब तो ड्राइव करते करते वो थकने लगे थे। सुनील ने कहा। वो देखो, सामने उन्हें एक होटल सा नजर आया। वहाँ चारपाइयाँ बिछी थी। चलो जगह न सही, खाना ही सही, साक्षी बोली। उन्होंने जीप वहाँ साइड में रोकी। फिर वो चारों वहाँ पे चारपाई पे बैठे। एक लड़का वहाँ आया। जी क्या ऑर्डर है? हाँ भाई, छोटे दाल मक्खन लस्सी और गरम गरम रोटियां ले आ, जरा जल्दी। आनंद ने ऑर्डर दिया और चारपाई पे पैर फैला के लेट गया। थोड़ी देर में लड़का गरम गरम खाना और ठंडी लस्सी लेके आया। खाने की खुशबू से सबकी भूख मजीद चमक गई। साक्षी ने जल्दी से निवाला मुंह में रखा और बोली। खाना बड़ा ही मजे का है, ऊपर से यहाँ का माहौल भी बड़ा ही शांत है। उन लोगों ने खूब सैर होके खाना खाया। बिल अदा करने लगे। होटल का मालिक सुख था। हाँ जी, कैसा लगा खाना? उसने हंसते हुए पूछा। सरदार जी, खाने का तो जवाब नहीं, सुनील ने कहा। शहरी लगते हो, कैसे आ गए? उसने पूछा। बस सरदार जी, घूमने निकले हैं मगर यहाँ कुछ है ही नहीं, शायद आगे कोई जगह मिल जाए, मधु बोली। बाबूजी, आगे तो बस फिराना है, कोई घूमने की जगह नहीं, और वैसे भी आगे जाके तो एक। पापा जी इथे आना जरा,
बच्चे ने उसे आवाज दी, जी में आया कह के वो चला गया। चल भी सुनील, वरना और देर हो जाएगी, आनंद ने कहा और वो सब जी में सवार हो गए। आगे वीराना ही वीराना था, मगर वो चले जा रहे थे। यार मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ मिलेगा, सरदार जी ठीक कह रहे थे, सुनील ने कहा। अचानक साक्षी ने सबकी तवज्जो दूर सामने दिलवाई। उन्हें दूर सामने कोई बड़ी सी चीज दिखाई दी। अब लगता है मजा आएगा, यहाँ जरूर कुछ होगा। सुनील ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। जैसे जैसे वो करीब गए उन्हें मालूम हुआ कि वो कोई बड़ा पहाड़नुमा पत्थर था। वो लोग जीप से उतर के उसके दूसरी तरफ आए। वहाँ एक बहुत बड़ी चट्टान नजर आ रही थी जिसपे जाने कैसी नहुसत छाई हुई थी। मेरी मानो तो यहाँ वक्त जाया मत करो, निहायत फजूल सी जगह है, यहाँ देखने को जैसा कुछ भी है नहीं। मधु ने मुंह बना के कहा। खामोश मधु, साक्षी ने कहा, और फिर वो लोग चट्टान पे चढ़ गए। चट्टान की एक तरफ एक गहरा गड़ानुमा सा हिस्सा था जिसमें काई जमा पानी भरा हुआ था। वो सब नीचे का जायजा लेते हुए ऊपर की तरफ जाने लगे। आनित, मेरी एक बात मानोगे? मधु ने कहा। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आनित प्लीज वापस चलते हैं, मधु ने आनित का बाजू पकड़ के कहा। उसके अंदाज में एक अनजान सा खौफ नुमाया था। कमन मंदू, डोंट बी सिली, एंजॉय करो, हमने कौन सी जिंदगी गुजारनी है यहाँ। वैसे भी यहाँ ऐसा है क्या जिससे तुम्हें खौफ आ रहा है? आनित ने उसे समझाया। वो लोग ऊपर पहुंचे। यार ये जगह तो मुझे बड़ी अजीब लग रही है, सुनील ने कहा। आनित, उस तरफ चलते हैं जहाँ पानी जमा है, साक्षी ने काई जमे पानी की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो सब आगे बढ़ने लगे। चलते चलते सुनील को, जो कि सबसे आखिर में था, एकदम जोरदार ठोकर लगी और वो लड़खड़ा के ऊंधे मुंह जमीन पे गिर पड़ा। उसका होंठ फट गया। खून की एक पतली लकीर तेजी से बह के जमीन पे टपक गई। सुनील ने उठ के आसीन से होंठ को दबाया, मगर उसने ये न देखा कि जमीन पे टपकने वाली खून की बूंदें गायब हो चुकी थी। सुनील ने अपने दोस्तों को बताना चाहा, मगर वो उन लोगों से पीछे रह गया था और वो सब उसे नजर नहीं आ रहे थे। किस तरफ गए होंगे ये लोग? और अंदाजे से बाएं जाने बने ढलवान पे संभल के उतरने लगा। काफी नीचे जाके उसे एक बड़ा सा पत्थर नजर आया जो कि स्याह था। गौर करने से सुनील को पता चला कि वो जल के स्याह हुआ था। यहाँ जबरदस्त आग लगी होगी, पूरा पत्थर स्याह हो गया। मगर इस वीराने में आग कैसे लग सकती है? और उस पत्थर के इतराफ में भी जले हुए स्याह पत्थर का ढेर लगा हुआ था और उन जले हुए तमाम पत्थरों के गिर्द चूने से एक सफेद सी लकीर खींची हुई थी। वो करीब आया तो उसके जोगर से वो लकीर तो ना मिटी, मगर उसका पैर उस लकीर के पार चला गया। आनंद ने कोई 5वीं बार सुनील को आवाज दी, मगर उसे कोई जवाब ना मिला। सुनील को ध्यान ही नहीं था कि वो सफेद लकीर क्यों है। वो तो उसके अंदर चला गया। उसका हाथ अभी तक अपने होंठों को दबाए हुए था। उसे हाथ हटाया तो खून फिर निकल आया। लगता है गहरी चोट लग गई है, उसने खुद से कहा, और खुद की खून की चंद नन्ही नन्ही बूंदें जमीन पे गिरते ही गायब हो गई। अचानक एक बहुत ही छोटा सा तराशा हुआ पत्थर लुढ़क के सुनील के कदमों में गिरा। सुनील ने चौंक के अपने कदमों की तरफ देखा तो वो एक पत्थर का टुकड़ा था जिसमें काला डोरा डाला हुआ था। सुनील ने झुक के उसे उठाया, करीब से देखा तो उसपे एक भयानक शक्ल बनी हुई थी जो कि किसी जानवर से मिलती, जिसके सींग भी थे जो मुड़ के पूरे पत्थर पे फैले हुए थे। सुनील को अपनी कमर पे जोर से सांस लेने की आवाज आई। उसे एकदम झुरझुरी सी आई। वो बेख्तियार पलटा, मगर वहाँ कोई न था। सुनील ने खामोशी से उस पत्थर के लॉकेट को जेब में रखा तो वो आगे को बढ़ा तो उसे आनंद नजर आया। चीख चीख के मेरा गला बैठ गया, मगर तुमने जवाब देने की जहमत तक ना की। सुनील आनंद से बोला, मेरी जान, यूं अकेले ना फिरा करो, कहीं कोई चुड़ैल तुम पे आशिक ना हो जाए। आनंद ने सुनील को छेड़ते हुए कहा, मगर उसकी हंसी रुक गई जब उसने सुनील का होंठ फटा देखा। ओ भगवान, ये क्या हुआ? जल्दी चल, गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स है, आनंद ने सुनील से कहा। फिर आनंद ने साक्षी और मधु को आवाज देके बुलाया और वो चारों जीप में आ गए। साक्षी ने सुनील को दवा लगाई तो पीछे बैठ, मैं ड्राइव करता हूँ, आनंद ने सुनील से कहा, और सुनील पीछे साक्षी के साथ बैठ गया। क्यों सुनील, क्या अपना दिल वहीं छोड़ आए हो? मधु ने हंसते हुए कहा, मगर सुनील ने कोई जवाब ना दिया। वो चारों जब फार्म हाउस पहुंचे तो रात हो गई थी। सबका भूख से बुरा हाल था। वो सब सीधे डाइनिंग टेबल पे आए और बिना रुके खाना शुरू हो गए, मगर सुनील का ध्यान कहीं और था। खाना खाने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। सुनील ने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाकुड़नुमा पत्थर को निकाल के गौर से देखने लगा, और देखते देखते उसने दोबारा लाकुड़नुमा पत्थर को गले में डाल लिया। लाकड़ को गले में डालना था कि सुनील को लगा उसके सीने पे बोझ है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। अगले दिन उन्होंने वापसी का प्रोग्राम बनाया। फार्म हाउस से घर के लिए निकल पड़े। रात 12 बज रहे थे। सुनील अपने कमरे में था। अचानक उसे लगा कि उसके सीने में अंगारे से दहक रही हो।
उसका दम घुटने लगा। वो अपनी जगह से हरकत भी नहीं कर रहा था। एक नामालूम चुभन थी उसके सीने में। वो कमरे की गैलरी में आके गहरे गहरे सांस लेने लगा, मगर बोझ की शिद्दत बढ़े जा रही थी और जब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वो चकरा के फर्श पे ढेर हो गया। सुबह जब उसके माता पिता आए तो उसे हॉस्पिटल ले गए। वहाँ जाके सुनील में खून की कमी डॉक्टर्स ने बताई, मगर सुनील की माँ को यकीन आ रहा था। उन्होंने सुनील के पिता से कहा, अभी पिछले वीक तो पूरी फैमिली के रूटीन टेस्ट हुए, सब नॉर्मल थे। ये सुनील को अचानक से क्या हुआ? आनंद ने नहाते हुए शावर बंद किया। उसे लगा कि उसका मोबाइल बज रहा है और वाकई उसका मोबाइल बज रहा था। वो बाहर आया। इस वक्त कौन हो सकता है? उसने घड़ी की तरफ देखा तो 12 बज रहे थे। जब वहां पहुंचा तो फोन बंद हो गया। उसने स्क्रीन देखी तो सुनील की 8 मिस कॉल्स थी। आनंद ने जल्दी से सुनील का नंबर मिलाया। सॉरी यार, मैं बाथरूम पे था। हाँ बोल, क्या बात है? आनंद ने तौलिए से सर रगड़ते हुए कहा, बस तू अभी मेरे पास आ जा। सुनील ने रूखे अंदाज से कहा। सुनील, आर यू ओके माय फ्रेंड? आनंद परेशान होके बोला, बस तू आ जा। और हाँ, घर नहीं, मैं कॉलेज के पास हूँ, जरा जल्दी से आ जा। सुनील ये कह के खामोश हो गया। मैं बस अभी आया। ये कह के आनंद ने कपड़े पहने और गाड़ी लेके निकल गया। आनंद जब कॉलेज के पास पहुंचा तो सुनील को वहां मौजूद पाया। फिर सुनील चलता हुआ उसकी बराबर वाली सीट का दरवाजा खोल के अंदर बैठ गया। चल, उसने कहा। कहाँ चलना है, कुछ बोल तो सही। आनंद चुंचला गया। तू गाड़ी बढ़ा, मैं बताता हूँ। आनंद ने गाड़ी आगे बढ़ाई। गाड़ी जब सुनील ने रुकवाई तो वो एक ऊंचाई के पास थी। यहाँ क्या काम है तुझे? सुनील, आखिर हुआ क्या है? आनंद ने नजरें सामने जमाते हुए कहा, तेरी मौत का समय हुआ है। सुनील ने सपाट लहजे में कहा और आनंद को घूरने लगा। मजाक छोड़। आनंद ने जो सुनील की तरफ देखा तो उसकी हंसी को अचानक ब्रेक लगे और मुंह खुले का खुला रह गया, क्योंकि सुनील के शानों पे जो सर था वो तो कोई और ही चेहरा था, बेहद खौफनाक, किसी जानवर नमा चीज का। सुनील ने अपना हाथ बढ़ा के आनंद का गला दबाना शुरू कर दिया। छोड़ मुझे। आनंद की आवाज घुटती जा रही थी और फिर वो भी बंद हो गई और गर्दन एक जानिब लुढ़क गई। सुनील ने आनंद की लाश को अपनी जानिब खींचा और नाखून से उसकी आंख निकाल के चबाने लगा और फिर उसने आनंद का सीना सा करके अंदरूनी अज़ा को मजे से खाना शुरू कर दिया। जब उसका काम खत्म हुआ तो गाड़ी से बाहर आया। गाड़ी की सारी निगाह की तो वो खुद ब खुद चलने लगी और रफ्तार पकड़ के ऊंचाई से नीचे गिरे और फिर धमाके में गाड़ी को आग लग गई। सुनील वहां से पलट गया। मोबाइल की बेल से सुनील की आंख खुली। उसका सर मुन्नुबारी हो रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने फोन रिसीव किया। सुनील, वो आनंद। ये कह के साक्षी फूट फूट के रोने लगी। क्या हुआ आनंद को? सुनील ने एकदम करंट सा खाया। साक्षी की कॉल कट गई। सुनील एकदम बिस्तर से कूदा और गाड़ी लेके आनंद के घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने आनंद का फोन ट्राई किया मगर कोई जवाब ना मिला। जब वो आनंद के घर पहुंचा तो वहाँ सब सफेद कपड़ों में बैठे थे। वो आनंद के पिता के पास आया तो पता चला कि आनंद की कार को हादसा पेश आया और उसकी मौत हो गई। सुनील का सर साई से करने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? कल दोपहर तो हमारी मुलाकात हुई थी। वो फूट फूट के रो रहा था और आनंद को याद कर रहा था। 2 हफ्ते गुजरे मगर आनंद अपने कजन्स के दिल से ना निकल पाया। उसके तीनों कजन्स उसके लिए दिन रात रोते थे। एक दिन मधु डाइनिंग टेबल पे किसी गहरी सोच में गुम थी। खाना लग चुका था मगर वो कहीं और थी। आखिर मधु की माँ ने खुद उसकी प्लेट में चावल निकाल के कहा, लो बेटा खाओ, तुम्हारी पसंद की डिश बनी है। मधु ने खामोशी से प्लेट लेकर आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू किया। खाने के बाद वो अपने रूम में आई और बिस्तर पे लेट के आनंद के बारे में सोचने लगी और बेख्तियार उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोते रोते जाने कब उसकी आंख लगी। मोबाइल की बेल मधु के दिमाग पे लग रही थी। उसने झुंझला की आंखें खोली और फिर बंद कर ली। मोबाइल था कि बजी जा रहा था। मधु ने मोबाइल की स्क्रीन पे देखा तो सुनील का नंबर चमक रहा था। हाँ बोलो सुनील, मधु ने बोझल आवाज में कहा। मधु यार, एक इमरजेंसी हो गई है, तू जल्दी से आ। क्या हुआ सुनील? मधु की नींद एकदम से गायब हो गई। बस तू बाहर आ, मैं यही हूँ, बस 2 मिनट की बात है, कह के सुनील ने फोन काटा। मधु बिस्तर से निकल के बाहर आई और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरने लगी। उसने सोचा 2 मिनट की बात है पर किसी को क्या बताना। सबकी नींद खराब होगी और मेन गेट खोल के बाहर आई। घर से थोड़े फासले पर सुनील कार लेके मौजूद था। मधु जब करीब आई तो सुनील बोला, अंदर बैठो। मधु दरवाजा खोल के अंदर बैठी। बस उसका बैठना था कि कार एक झटके से आगे बढ़ गई। सुनील, कहाँ जा रहे हो? मगर सुनील ने कोई जवाब ना दिया। सुनील, गाड़ी रोको। मगर सुनील ने गाड़ी ना रोकी। आई सेड स्टॉप द कार, मधु ने गुस्से से कहा। मगर सुनील ने नजरें सामने किए हुए कार की स्पीड और बढ़ा दी।
और जब रास्ता वीरान होने लगा उसने एकदम ब्रेक लगाए। मधु उसके लिए बिल्कुल तैयार न थी। उसका सर जोर से सामने टकराया और वो चकरा के रह गई। उसका पारा आसमान पे पहुंच गया। उसने बाहर निकल के जोर से दरवाजा बंद किया। सुनील भी बाहर निकल आया। सुनील, ये क्या बदतमीजी है? मजाक की भी कोई हद होती है। ऐसे मुझे यहाँ लाने का क्या मतलब? और वक्त देखा है तुमने? मधु ने गुस्से से कहा। बिल्कुल सही वक्त है, क्योंकि इसी समय तुम्हारी मौत होनी है, सुनील ने मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहा। बंद करो अपना ये घटिया मजाक और घर चलो, वहाँ किसी को मेरे आने का नहीं पता। ये कह के मधु पलट के गाड़ी की तरफ आने लगी, मगर उसे एक झटका लगा और वो कदम आगे ना बढ़ा सकी। सुनील ने पीछे उसकी शर्ट खींच ली थी। मधु ने गुस्से से झंझनाई। उसका दिल पलट के सुनील के मुंह पे थप्पड़ लगाने का चाहा, और वो जैसे ही पलटी, लोहे की राड जो कि सुनील के हाथ में थी जोर से उसके चेहरे पे पड़ी। मधु का जबड़ा टूट गया और वो जमीन पे जा पड़ी। फिर एक लम्हे को उसकी आंख खुली। सुनील के चेहरे की जगह इंतहाई खौफनाक जानवरनुमा चेहरा नजर आया। फिर उस दरिंदे ने हाथ फिजा में बुलंद किया और पूरी ताकत से मधु के सर पे वार किया। मधु की खोपड़ी चकनाचूर हो गई। बेजा बाहर निकल आया। फिर वो वहीं मधु के करीब बैठा और राड की जानिब निगाह की तो वो गायब हो गई। फिर उसने मधु का बेचा मुट्ठी में भरा और खाने लगा। बेचा खाने के बाद वो मधु के सीने को चाक करके अंदरूनी इज़ा मजे से खाने लगा। अगले दिन सुनील की माँ के पास मधु की माँ का फोन आया कि मधु वहाँ तो नहीं। सुनील की माँ ने बताया कि मधु तो यहाँ नहीं और सुनील सो रहा है, जब वो उठेगा तो मैं पूछ लूंगी। थोड़ी देर के बाद नाश्ता करते हुए सुनील ने अपनी माँ से पूछा, मॉम क्या बातें चल रही है? कुछ नहीं बेटा, मधु की तुमसे कब मुलाकात हुई? कल शाम में। क्यों, क्या हुआ? सुनील ने चौंक के सवाल किया। बेटा उसकी माँ का फोन आया था, वो घर पे नहीं। उन्होंने साक्षी से भी मालूम किया, वहाँ भी नहीं। मॉम आपने मुझे उठा दिया होता, सुनील ने उठते हुए कहा। बेटा बस अब थोड़ी ही देर हुई है, नाश्ता तो करो। कहाँ जा रहे हो? वो जल्दी से बोली। नहीं मॉम अभी नहीं, कह के सुनील जल्दी से निकल गया। मधु के घर पे साक्षी मौजूद थी। सुनील ने मधु के माता पिता से पूछा, सुबह जब वो नाश्ते पे यहीं आई तो हम उसके कमरे में गए, मगर वो कमरे में ना थी। सब जगह पता किया मगर उसका कहीं पता नहीं चल रहा। आंटी हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। पुलिस ने आके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मधु के मोबाइल का रिकॉर्ड चेक किया, मगर मोबाइल की मेमोरी बिल्कुल खाली थी। न किसी कॉल का रिकॉर्ड, न ही मैसेज। 3 दिन बाद पुलिस स्टेशन से कॉल करके उन लोगों ने बुलाया। मधु के माता पिता के साथ सुनील भी चला गया। वहाँ से लोगों को इंस्पेक्टर अपने साथ एक जगह लेके आया। वहाँ भी काफी पुलिस मौजूद थी। देखिए मिस्टर मेहर, आप हिम्मत से काम लें। दरअसल पुलिस को एक लड़की की लाश मिली है और आपको कंफर्म के लिए बुलवाया है कि ये मधु है या नहीं। उन तीनों के कदम जमीन पे गिर गए। मुश्किल से वो लाश के करीब आए। लाश की हालत इंतहाई खराब थी। उसमें से सरांड निकल रही थी। गोश्त को मुर्दा खूनों ने नोच लिया था। लड़की ऊंधे मुंह पड़ी थी। जब लाश को सीधा किया गया तो उसे देख के मधु की माँ जमीन पे बैठी चली गई। उसके पिता ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया। चेहरे पे गोश्त मौजूद था, मगर सर का कचूमर निकला हुआ था। जबड़ा भी टूट के टेढ़ा हो गया था। उसकी आंखों में खौफ, हैरत, इल्तिजा थी। मधु की माँ धारे मार मार के रो रही थी। इंस्पेक्टर ने उन्हें वहाँ से घर जाने का कहा और लाश को कार्रवाई के लिए भेज दिया। मधु को गुजरे महीने से ऊपर होने वाला था। साक्षी लाल में डाले झूले में बैठी अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रही थी। आंसू उसके रुखसार पे बह रहे थे। सुनीना से अपनी बहन की हालत देखी न जा रही थी। साक्षी दीदी कहाँ है आप? ये मैं आपके लिए बना के लाई हूँ और आपको ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ हैं। लीजिए गरम गरम फ्रेंच फ्राइज। तुमने बनाए हैं? साक्षी ने कहा। जी आलम पना, कनीज ने खुद अपने शुभ हाथों से बनाए हैं, सुनैना ने शोही से कहा। तो फिर भगवान मेरी और मेरे पेट की रक्षा करे, साक्षी ने चिप्स मुंह में डालते हुए कहा और दोनों खिलखिला के हंसने लगी। सुनील का अंदाज कुछ अजीब सा हो गया था। सुनील जो घर में टिकता न था, वह घर तो क्या कमरे से बाहर नहीं निकलता था। इस वक्त भी वो अपने कमरे में लेटा हुआ था। ठक ठक किसी ने दरवाजा नॉक किया। सुनील ने कोई दहाना दिया और लेटा रहा। दरवाजा दोबारा नॉक किया गया। सुनील ना उठा। जब तीसरी मरतबा दरवाजा जोर से नॉक हुआ, सुनील ने उठ के दरवाजा खोला। वहाँ उसकी गुड़िया बहन नंदनी खड़ी थी, मगर अब वो गुड़िया नहीं रही। वो तो साड़ी में मलबूस, बालों में फूलों की लड़ियां सजाए, मांग में सिंदूर पड़े, हाथों में चूड़ियां और गहने पहने नई नवेली दुल्हन बनी खड़ी थी। सुनील भैया, मैं सुबह से आई हूँ मगर आप मेरे पास आए तक नहीं। क्यों इतनी जल्दी बुला दिया अपनी गुड़िया को? उसने शिकवा किया। तुम चलो मैं आता हूँ, सुनील ने नॉर्मल अंदाज से कहा। नंदनी हैरान रह गई कि ये वही सुनील है जो शादी की बात शुरू होने पर ही इससे लिपट के रोया था, जो एक लम्हा उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं करता था।
नंदिनी तो नीचे आ गई मगर सुनील ना आया। नंदिनी इंतजार ही करती रह गई। रात जब दोबारा उसे खाने के लिए बुलाया गया तो वो नीचे आया। सुनील, आओ बैठो बेटा, देखो तुम्हारी गुड़िया ने तुम्हारे लिए अपने हाथों से पूड़ियाँ बनाई हैं। सुनील ने पूड़ी उठा के खामोशी से खाना शुरू कर दी। नंदिनी की नजरें अपने भैया पे थी कि वो इसकी तारीफ करेगा, मगर खामोशी से वो मुंह चलाए जा रहा था। भैया, कैसी बनी पूड़ियाँ? आखिर नंदिनी के सब्र का बांध टूट गया। ठीक, सुनील ने रूखे से अंदाज में कहा और खाना खत्म करके अपने कमरे में चला गया। माँ, भैया को क्या हुआ है? नंदिनी ने परेशानी से कहा। बेटा, इतने गहरे दोस्त जुदा हुए, इसके वो भी एक के बाद एक, पहले आनंद फिर मधु, कुछ वक्त तो लगेगा ना इसे सदमे से बाहर आने में। और नंदिनी ने गर्दन हिलाई और खाना खाने लगी। नंदिनी की आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पे ना थी। जब उसने गौर किया तो वो किसी कच्चे हिस्से पे पड़ी थी। सामने ही उसे सुनील नजर आया। अच्छा, तो शाम की गलती का एहसास करके अब आपको मजाक सूझ रहा है। बड़ा मजा आता है ना अपनी गुड़िया से छेड़छाड़ करके। नंदिनी ने मासूमियत से सुनील के कंधे से लग के कहा और जब उसने मुंह उठा के सुनील की तरफ देखा, वहाँ तो सुनील की जगह कोई जिन था। वो एक झटके से पीछे हटी। सुनील ने उसकी साड़ी का पल्लू सख्ती से पकड़ा। एक दरिंदे के सामने उसकी हालत पहले ही खराब हो रही थी। फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगा के अपनी साड़ी को खींचा और दूसरी तरफ सुनील ने भी पल्लू छोड़ दिया। नंदिनी पीछे जा पड़ी। इससे पहले कि वो उठती, सुनील उसके सर पे पहुंच गया। खौफ से नंदिनी की जान निकल रही थी। सुनील नीचे जमीन पे अकड़ू बैठा। नंदिनी घिसट घिसट के पीछे होने लगी। सुनील अपने दोनों हाथों के नाखून नंदिनी की पंडलियों में बेबस कर दिए। तकलीफ की वजह से नंदिनी की चीखें निकल गई। सुनील ने पंडलियों पर से गोश्त उधेड़ना शुरू कर दिया। नंदिनी ने हिम्मत की और एक लात उस परिंदे के मारी तो वो पीछे गिर गया। नंदिनी बड़ी मुश्किल से उठी और भागने लगी, मगर उसकी साड़ी पे उस परिंदे ने पैर रख दिया। नंदिनी मुंह के बल जमीन पे गिरी। फिर उसे गद्दी में सुइयां सी चिपटी महसूस हुई। उस परिंदे ने नंदिनी की गर्दन पीछे मोड़ दी। कट की आवाज आई। नंदिनी ढेर हो गई। सुनील ने नंदिनी के दोनों पैर पकड़े उसे घसीटता हुआ अंधेरे में ले गया। कोई था जो सुनील को जोर से झंझोड़ रहा था। ये सुनील की दोस्त साक्षी थी। सुनील, उठो, आंटी की हालत बहुत खराब है। मगर तुम इस वक्त यहाँ, और मोम को क्या हुआ? सुनील घबरा गया। तुम नीचे जो चलो। सुनील शर्ट पहन के नीचे आया तो वहाँ बहुत रश था। मोहल्ले के लोग भरे थे। वो चलता हुआ बाहर आया तो पुलिस नजर आई। जब वो आगे बढ़ा तो जमीन उसके कदमों से निकल गई। घर की पिछली कच्ची जमीन पे नंदिनी का मुर्दा वजूद पड़ा था। उसकी साड़ी एक जानिब थी। सुनील वहीं चकरा के गिरा। सुबह सुनील के पड़ोसियों का बच्चा अपनी बाल लेने उस तरफ गया। उसने सबको बताया, पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस आई तो सुनील के घर वालों को इतला दी। मधु की तरह नंदिनी की मौत का कारण किसी को पता ना चल सका। उसकी रसूमात जारी थी। खानदान भर के लोग शोक में आ रहे थे। उनमें बहुत अहम शख्सियत तुलसीदास की थी। वो सुनील के दादा के जमाने के थे। बड़े ज्ञानी और पहुंचे हुए थे। गांव के बड़े मंदिर में रहा करते थे। जब वो आए, सुनील का उनसे सामना न हुआ। एक रात रुक के उन्होंने सुनील के माता पिता से कहा, अभी मुझे क्षमा करो, मैं अपना एक काम खत्म करूं तो वापसी पे जरूर रुकूंगा, और चले गए। साक्षी को नींद आने लगी तो वो सुनैना के पास से उठकर अपने कमरे में आ गई। रात के 12 बज चुके थे। सुनैना भी सोने की तैयारी कर रही थी कि मोबाइल की बेल बजी। स्क्रीन पे सुनील का नंबर नजर आ रहा था। हेलो साक्षी? नहीं, मैं सुनैना। अच्छा चलो, साक्षी नहीं तो तुम ही सही। सुनील ने अजीब बात कही। जी, क्या मतलब है आपका? सुनैना ने चौंक के कहा। अरे भाई, मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, गेट खुलवाने के लिए कॉल की। अब साक्षी नहीं तो तुम ही खोल दो गेट। अच्छा तो यूं कहे ना, आती हूँ। सुनैना ने हंसते हुए गेट खोलने चली गई। जैसे ही उसने गेट खोला, एक जबरदस्त किस्म का घोंसा उसके मुंह पे बढ़ा और वो पीछे जा पड़ी। सुनील ने उसे बालों से पकड़ के उठाया, उसका मुंह दबा के बंद किया, उसे खींचता हुआ उसके कमरे में ले जाके अंदर से दरवाजा बंद किया। सुनील ने उसके मुंह में सामने टेबल पे पड़े पेपर्स ठोसे, धक्का देके उसे बिस्तर पे फेंक दिया। उसे पलट के उसकी कमर पे चढ़ के बैठ गया। सुनैना का दम निकल रहा था। फिर उस दरिंदे ने उसके हाथ कमर पे दुपट्टे से बांधे। सुनैना के चेहरे के करीब आया। सुनैना की दिल की धड़कन बंद होने के करीब थी, क्योंकि ये सुनील नहीं कोई दरिंदा था, बड़ा ही भयानक दरिंदा। उसने सुनैना के बालों को झटका देके उसकी गर्दन ऊपर की, फिर उसकी गर्दन पे जुबान फेरी और दांतों से उसका गला उधेड़ने लगा। सुनैना फुड़क रही थी और खून हर हर की आवाज के साथ फवारे की तरह उसके गले से निकल के बेड को भिगो रहा था। फिर कुछ देर में वो ठंडी हो गई। सुनील ने उसे धकेल के बेड पे फेंका और खुद उस पे टूट पड़ा। साक्षी के माता पिता सुबह घर आए तो साक्षी ने गेट खोला। कैसी हो बेटा, सब ठीक है ना? उन्होंने साक्षी को प्यार किया। और वो कहाँ है? कौन? जलजला। साक्षी ने हंसते हुए कहा। अपने रूम में है मॉम, मैं बुलाती हूँ।
फिर साक्षी की चीखों ने आसमान सर पे उठाया। उसके माता पिता दौड़ के गए तो उनके ओसान भी खता हुए। सामने बेड पे खून ही खून था जो कि जम गया था और गोश्त के चीथड़े बिखरे हुए थे। और सुनैना, तुलसीदास जब से सुनील के घर गए थे एक अजीब नामालूम सी बेचैनी उन्हें हो रही थी। उनका मन बड़ा बारीक हो रहा था। फिर उन्होंने अपने स्थान पे बैठ के अपने ज्ञान की आंख खोली और फिर उन्होंने लरज की आंखें खोली। सुनील, मेरे बच्चे, वो इतना कह पाए और समय बर्बाद किए बगैर जल्दी सुनील के घर पहुंच गए। उन्होंने सुनील के माता पिता को साथ लिया, कमरा बंद किया। बात क्या है बड़े बाबूजी? सुनील के पिता ने सवाल किया। बेटा, जो बात अब मैं करने जा रहा हूँ इसे तुम ध्यान से सुनो। ये जो सारी मौतें हुई हैं ये कोई कत्ल या हादसा नहीं, ये शैतानी खेल है जो शुरू हो गया है न रुकने के लिए। मैं समझा नहीं बड़े बाऊ, सुनील ने पिता बोले। दरअसल एक शैतानी बला है जो सुनील के साथ लग के यहाँ आ गई है, यानी कि शैतानी चुड़ैल है। जलाने वाले ने अपनी कोशिश की थी मगर वो चीज पूरी तरह निश्चित ना हुई और खून मलने से अपने हाथ से बाहर आके आजाद हो गई। वो रुक के फिर बोले, उसके खून की प्यास कभी ना बुझने वाली है। हर अमावस की रात को एक नौजवान खून और गोश्त उस शैतानी चुड़ैल की तलब है, वो भी कभी खत्म ना होने वाली। पहले तुम्हारे खानदान के बच्चे, फिर आस पास के, फिर उसके आगे। ये सिलसिला शुरू होता है कभी ना खत्म होने के लिए। और उसका शिकार सुनील हुआ। ये खुद इस बारे में बेखबर है। ये तो बस उस शैतान के हुक्म की पाबंदी करता है जो इसके वजूद में समा जाता है और एक शरीर इसके लिए 7 शिकार करता है, 7 अमावस तक। फिर इस शैतान चुड़ैल का बोझ इस शरीर से बारी हो जाता है और वो उसे खत्म कर देती है। यानी सुनील ने अगर 7, मेरा बच्चा सुनील, उसकी माँ रोने लगी, कुछ नहीं होगा बहू, हम अपने सुनील को कुछ होने नहीं देंगे। फिर वो उठ गए, चलो, और सुनील के कमरे में चले गए। सुनील को उन्हें देख एक झटका लगा और वो कई कदम पीछे हटा। क्यों सुनील, हम आए हैं तुमसे मिलने और तुम दूर भाग रहे हो? उन्होंने सुनील से नॉर्मल अंदाज से कहा। जी नहीं, सुनील ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा चलो छोड़ो, ये लो, ये हम तुम्हारे लिए लाए हैं। उन्होंने एक सुनहरा कलश सुनील की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मुझे ये नहीं चाहिए, सुनील ने कदम और पीछे करते हुए कहा। उन्होंने मुस्कुरा के सुनील को देखा और कलश में हाथ डाल के पानी चुल्लू में लिया और उसको सुनील के गिर्द छिड़कने लगे और पूरा चक्कर लगा के उसके गिर्द हिसार बना दिया। सुनील को लगा कि उसके चारों तरफ आग की तपश हो रही है जो उसकी बर्दाश्त से कहीं ज्यादा थी। सुनील, क्या हुआ बेटा? ये तो पूतर जल है। मुझे नहीं पता, बस मेरा दम घुट रहा है, उसने अपना गला पकड़ते हुए कहा। अच्छा ऐसा कर बेटा कि तू मुझे वो दे दे, मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा। उन्होंने सुनील के गले में पड़े लॉकेट की तरफ उंगली करते हुए कहा। अच्छा। सुनील ने अपने लॉकेट की तरफ हाथ बढ़ाना चाहे मगर उसके हाथ ने 1 इंच भी हरकत ना की। उसने दोबारा कोशिश की मगर कुछ ना हुआ। उसने फिर कोशिश की मगर उसके हाथ ने हरकत ना की। उसने बेबसी से तुलसीदास की तरफ देखा। वो कुछ देर मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ते रहे और कदम सुनील की तरफ बढ़ाने लगे। उन्होंने अपनी मुट्ठी में मौजूद सिंदूर को सुनील के गले में पड़े काले डोर्स पर छिड़का तो वो खुद ब खुद खुल के नीचे गिरा। लॉकेट अभी पुत्र जल के हिसार में था। सुनील बेटा तुम बाहर आओ, उन्होंने सुनील को हुक्म दिया। सुनील हिसार से बाहर कदम रखते ही बेहोश होकर गिर गया। सुनील के माता पिता आगे बढ़ने लगे। उन्होंने इशारे से मना किया। फिर उन्होंने सुनहरा कलश हिसार के बाहर रखा और खुद आलती मारती बाढ़कर जमीन पर बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद करके फिजा में हाथ बुलंद किया, मुंह में कुछ पढ़ते हुए मुट्ठी बंद की। फिर वो अपना हाथ नीचे लाए और मुट्ठी में मौजूद चीज को उस लॉकेट पे छिड़का। वो कोई मट्टी थी, उसका लॉकेट पे गिरना था कि लॉकेट का रंग सुर्ख हुआ। उस पे बनी शक्ल जैसे सांस लेने लगी। तुलसीदास ने वो कलश उठाया और होले होले उससे लॉकेट पे उंडेलना शुरू किया। पुत्र जल का लॉकेट पे पड़ना था कि उसमें आग भड़क उठी और वो जलता रहा और जल के राख हो गया। तुलसीदास ने पलट के सुनील के माता पिता को देखा। उन्हें इन बातों को सुनील को बताने से मना किया क्योंकि सुनील को इस बारे में कुछ पता न था और फिर वो वापस चले गए। थोड़े दिन के बाद सुनील और साक्षी का विवाह हो गया और दोनों आज भी अपने दोस्तों को और सुनील अपनी बहन और साक्षी अपनी बहन को याद करते हैं।